चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय क्या थी। गॉस की प्रमेय आप लोगों को शायद याद भी होगी, मैंने बताई थी कि गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता उस पृष्ठ के अंदर बंद या परिबद्ध सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर था? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर था समेशन Q/ε0, जिसका मतलब क्या हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता उस बंद पृष्ठ के परिबद्ध सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 टाइम्स होता है। आप लोगों को याद है? ठीक है, अब आई होप आपको अच्छे से याद होगी। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करने, मतलब कि हमें ये लॉ यूज़ करना है। अब हमें ये लॉ यूज़ करके करना क्या है, ये लॉ यूज़ करके हमें कुछ एप्लीकेशंस करनी है। जैसे पहले लिखी हुई है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार की वजह से। ठीक है, तो एक समान आवेशित तार की वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और वह तार कैसा है? एक अनंत लंबाई का। तो मैंने देखो यहाँ पर एक तार बना रखा है जिसमें मैंने दिखा रखा है डॉटेड है ऊपर और नीचे, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तार है जो कि एक अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का मतलब ऊपर का छोर नहीं पता और नीचे का भी हमें छोर का कोई आइडिया नहीं होगा, जो ऊपर और नीचे कहीं भी कितना भी जा सकता है। ठीक है, अब इस पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है कि इस एक समान आवेश को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वितरित किया हुआ है। मतलब कि इस अनंत लंबाई के तार पर मैंने आवेश Q को एक समान रूप से वितरित कर दिया है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि जब भी किसी आवेश को हम किसी भी पृष्ठ पर वितरित करते हैं तो वितरित करने के तीन तरीके होते हैं। या तो तार की लंबाई के अनुदिश कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी पृष्ठ के मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के या वस्तु के पृष्ठ पर कर सकते हैं, या फिर हम उस आवेश को पूरे वस्तु पर कर सकते हैं, उसके आयतन पर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम आवेश को लेंथ पर करते हैं तो लेंथ मतलब कि लंबाई के अनुदिश जब हम उसे वितरित करते हैं तो लंबाई के अनुदिश वितरित करने पर वहां पर हमारे पास मिलता है एक आवेशीय घनत्व जो कहलाता है रेखीय घनत्व, या रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं हम इसे, और इसे हम रेखीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आवेश को पूरे तार पर जब एक समान रूप से वितरित करते हैं तो उसकी यूनिट लेंथ पर आवेश को डिफाइन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व के द्वारा किया जा सकता है। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम आवेश को किसी भी तार पर एक समान रूप से वितरित करते हैं तो उस तार पर किसी क्षण आवेश को ज्ञात करने के लिए हम रेखीय आवेश घनत्व का यूज करते हैं, और इस लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है? Q/L के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन करेंगे तो हम Q/L करके रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें ज्ञात करनी है वो हमें एक समान आवेशित तार के निकट करनी है। तो मैंने मान लिया कि इसके एक एक्सिस जो कि सेंट्रल एक्सिस होगी उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें यूज करनी है गॉस की थ्योरम, और गॉस की थ्योरम ये कहती है कि किसी भी बिंदु पर आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर वैद्युत फ्लक्स आपको अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस यानी कि गॉसियन पृष्ठ को काल्पनिक रूप से ड्रॉ करना होता है। तो मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ को कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा, काल्पनिक पृष्ठ हमेशा वैसा होना चाहिए जिसके द्वारा पूरे आवेश को परिबद्ध किया जा सके। आवेश को परिबद्ध करने के लिए कोई भी आप सरफेस मान सकते हो। तो यहां पर मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सिलेंडर होगा, ये मैंने अपनी तरफ से चॉइस किया है। मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर को इस तरह से माना जाएगा
कि उसका सरफेस इस पॉइंट P से होकर तो पास हो, लेकिन आवेश को क्या कर सके, परिबद्ध कर सके। लेकिन अब देखो, आवेश को परिबद्ध तो करना है आपको, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, दिक्कत ये है कि मेरे पास तार की लंबाई कैसी है, अनंत। जब तार की लंबाई अनंत है तो क्या हम उसे परिबद्ध कर पाएंगे पूरी तरह से, तो नहीं। लेकिन यहाँ पे ये कल्पना की जाएगी कि आप इस सिलेंडर के द्वारा तार के कुछ पोर्शन को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, और उसके द्वारा क्या निकालोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लोगे, ठीक है। और वही तीव्रता पूरे पृष्ठ के द्वारा मानी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तार के कुछ भाग को कंसिडर कर लिया जो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया, जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, जिसकी रेडियस पॉइंट P की सेंटर एक्सिस से दूरी के बराबर होगी। तो मैंने मान लिया वो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, R दूरी पर रखा हुआ है। और सिलेंडर की लंबाई कितनी है, सिलेंडर मतलब बेलन की लंबाई मैंने मान ली कितनी होगी, R। तो इसकी रेडियस है, सॉरी L लंबाई हो गई, रेडियस R हो गई। अब मुझे पॉइंट P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने से पहले आवेश के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं। वैद्युत बल रेखा ही तो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देती है ना। वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात यह आती है कि वैद्युत बल रेखाएं इस आवेश या आवेशित तार के द्वारा कहां कहां होंगी। तो आपको मैं बता चुका हूं कि आवेश जब आप ड्रॉ करते हो तो आवेश के चारों ओर हमेशा वैद्युत बल रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की जा सकती है। यानी कि किसी भी आवेश के द्वारा हम किसी भी पॉइंट के चारों तरफ आवेशित रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मेरे पास ये आवेशित तार है तो इसके द्वारा प्रत्येक पॉइंट पर और प्रत्येक डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखाएं को ड्रॉ की जा सकता है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस तार के द्वारा पूरे सिलेंडर से वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी, ठीक है। इस आवेशित तार के द्वारा पूरे पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी, ठीक है। अब मैं ये मान सकता हूं कि आवेशित तार की वजह से जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी वो कुछ इस तरह से जा रही होंगी, देखो यहां से इस तरह से, इधर भी और इस साइड भी, लीनियर मान ली मैंने, कुछ इस तरह से डाले होंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा, करना ये होगा कि मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने बोला कि सिलेंडर के हर पॉइंट से पास हो रही होगी। जब सिलेंडर के हर पॉइंट से पास हो रही होगी तो आपके पास अब करना ये होगा कि जैसे वैद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफलीय सदिश। तो यहां पर आपको संपूर्ण पृष्ठ पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको एक छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करने होंगे, ठीक है। अब छोटे एलिमेंट कंसिडर करने क्यों होंगे, करने इसलिए होंगे जिससे कि हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके उसके द्वारा वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, एक छोटे एलिमेंट हमें कंसिडर करने होंगे। अच्छा यहां पर एक बात बताओ, इस सिलेंडर के हम अगर पार्ट की बात करें तो कौन कौन से पार्ट हैं इस सिलेंडर के, यानी बेलन के हमारे पास दो तरह के पार्ट हैं, एक सर्कुलर और एक लीनियर, ठीक है। एक सर्कुलर होगा और एक लीनियर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। मैं इसको सपाट पृष्ठ भी कह सकता हूं और इसको वक्राकार भी कह सकता हूं। यानी कि इसको मैं वक्राकार मतलब कुछ इस तरह से होगा, देखो ये कुछ इस तरह का पार्ट होगा वक्राकार, ठीक है। और ऊपर का कैसा होगा, सपाट, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये सपाट पार्ट भी हो सकता है और इसका साइड वाला पार्ट कैसा होगा, वक्राकार होगा। तो ये पार्ट कैसा होगा बेलन का, वक्राकार, और ये सपाट। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास वक्राकार पार्ट तो है S1 और सपाट पार्ट है S2 बा S3, ठीक है। S1 पूरा पार्ट हो गया ये वाला ऐसे, और सपाट पार्ट हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि S1 पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं और एक स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं S3 पर और एक स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं S2 पर। अब यहां पे चेक करना होगा हमें कि प्रत्येक एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ही मैंने बोला कि मेरे पास एक सपाट पार्ट होगा कुछ इस तरह का,
इस सपाट पार्ट के ऊपर की साइड क्या होगा, क्षेत्रफलीय सदिश। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट माना है, इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, क्षेत्रफलीय सदिश, और इसके परपेंडिकुलरली नीचे क्या होगा, क्षेत्रफलीय सदिश। अगर मैं इस अवयव से बात करूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही होंगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से जा रही होंगी, तो मैंने मान लिया वैद्युत बल रेखा कुछ इस तरह से जा रही होगी जिसकी तीव्रता E होगी। अच्छा, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण। इसी तरह से S3 पर देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरह से होगी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में, और एरिया कहाँ है, नीचे, तो इनके बीच में कितना डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। तो S2 व S3 के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, EA cos थीटा, और एरिया कितना है, DA, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट के लिए मैंने मान लिया एरिया होगा स्मॉल, और थीटा कितना बन रहा है, 90। तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, जिसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं बेलन के सपाट पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 0। अगर वैद्युत फ्लक्स पास नहीं हो रहा है यानी 0 हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 रही होगी। यानी कि बेलन के सपाट पृष्ठों से कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिल सकती आपको, लेकिन कहां से मिल सकती है, जहां पर हमारे पास वैद्युत फ्लक्स 0 ना हो रहा हो। तो चेक करते हैं S1 पृष्ठ पर। तो S1 पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है, देखो वैद्युत बल रेखाएं एरिया के डायरेक्शन में ही मिलेगी, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहां है, बाहर की ओर। दोनों एक दूसरे के ऐसी हैं समांतर, और समांतर होने की वजह से कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। और आपको पता है फाई बराबर होता है E डॉट DA cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना हो गया, फाई बराबर हो गया E DA। अब ये हुआ स्मॉल एलिमेंट की वजह से, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, D, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट तो फ्लक्स भी स्मॉल। लेकिन आपको निकालना है संपूर्ण बेलन की वजह से। संपूर्ण बेलन की वजह से निकालोगे तो क्या आएगा, फाई E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन D फाई E। यानी कि अगर आप सभी पृष्ठों को मिलाकर इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पूरे पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्स। अगर आपको पूरे पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो सिंपली बात, आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन करोगे तो D फाई की जगह क्या आएगा, E DA। इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्रफल सदिश का कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, तो मैंने उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस एरिया के स्वतंत्र होने की वजह से बाहर ले ली गई। अब एरिया का जब इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया ही आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप dx का इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या मिलता है, हमेशा x मिलता है। तो एरिया का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो फाई E बराबर क्या हो गया, EA। अच्छा, E तो E रहना है क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैलकुलेट करनी है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करनी है तो उसको तो E रहने दो। लेकिन एरिया की अगर बात की जाए तो हम एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एरिया कितना आ रहा है, एरिया हमारे पास सिलेंडर में दो तरीके के होंगे, एक तो सपाट पृष्ठ का और एक वक्राकार पृष्ठ का। तो यहाँ पे हमें कौन सा लेना चाहिए, सपाट का या वक्राकार का, तो हमें यहाँ पे लेना चाहिए वक्राकार का, क्योंकि सपाट पे तो कितना आ रहा है, सपाट पे आ रहा है आपके पास 0, लेकिन वक्राकार पे वो 0 नहीं हो रहा है। और वक्राकार का एरिया होता है 2 पाई RL। तो ये आ गया 2 पाई RL किसकी वजह से, वक्राकार पृष्ठ की वजह से। इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार बताओ, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी वजह से, गॉस की थ्योरम की वजह से। क्या हमने अभी तक यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज की है, नहीं की। ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम में नहीं आता। तो गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है और फाई बराबर ये भी निकल के आ रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर रखे जा सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से तो क्या आएगा, E इंटू 2 पाई RL बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि मेरे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अगर अनंत लंबाई का आवेशित तार है तो हम यहाँ पे Q नहीं रख सकते, हम Q की जगह क्या रखेंगे,
हम क्यू की जगह रखेंगे यहाँ से क्यू बराबर लैम्डा एल, तो क्यू बराबर हम यहाँ से रखने वाले हैं कितना, लैम्डा एल। तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या पुट कर दो, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो ई बराबर कितना आएगा, ई बराबर आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा का पूरा आवेश एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि हमने सिलेंडर सिर्फ वायर के थोड़े से एलिमेंट पर बनाए थे, ना कि पूरे एलिमेंट पर बनाए हैं। अगर हम पूरे तार को कवर कर पाते तो क्यों रहने देते, लेकिन पूरा तार कवर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हमने क्या ले लिया यहाँ पर, उसका घनत्व। घनत्व हमें ये बताएगा कि जितनी लेंथ उसी के करस्पॉन्डिंग वहाँ पर आवेश, जितनी कम लेंथ आवेश उतना कम, और जितनी ज़्यादा लेंथ आवेश उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये लैम्डा क्या बताएगा, वहाँ पे लैम्डा बता रहा है हमें उसका घनत्व या रेट। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे कभी भी आप क्यू नहीं छोड़ोगे, अगर आपने क्यू छोड़ दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि आप तार को पूरा क्लोज नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के लिए, ठीक है, जिसमें कि लैम्डा कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर लगा दो और उसकी डायरेक्शन लगा दो। अच्छा, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन उसकी रेडियस के अलोंग है, तो इसी वजह से यहाँ पे आर कैप आ जाएगा। हो गया, बस यही डेरिवेशन आपका। ठीक है, तो बात समझ आ गई अच्छे से, और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।